जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी विशेष तौर पर अब चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं और चारों तरफ से जिस प्रकार से निकलने का प्रयास करते हैं, उधर से ही परेशानी में पड़ जाते हैं। इससे रहस्य बहुत ज्यादा गहराते जा रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी का और योगी जी का आपस का शीत युद्ध अब स्तर पे आ गया है, उससे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी योगी जी को निपटा पाएंगे या योगी जी मोदी जी को निपटा देंगे, और नहीं निपटाएंगे तो कम से कम एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में कहीं भारतीय जनता पार्टी को न निपटा दें। बहुत सारे मसले थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी बहुत ज्यादा दबाव में हैं और उन मुद्दों पे हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ट्रेड डील पे हम बात कर चुके हैं, एप्स्टीन फाइल पे हम बात कर चुके हैं, हरदीप पुरी जो आज भी मंत्री पद पे बने हुए हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 साल का जो इतिहास है उससे परे जाते हुए उन्होंने हर मीडिया चैनल पे जाके साक्षात्कार दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि जब वो एप्स्टीन से मिले थे तो वो अलग प्रकार की कैपेसिटी से मिले थे और इस चीज का उन्हें बिल्कुल संज्ञान में नहीं था उनके कि एप्स्टीन एक घोषित अपराधी है और जेल रह के आया हुआ है। जबकि जो भी विदेश सेवा में रहता है वो इस मामले में बड़ा सचेत होता है, सूचना भी उसके पास होती है कौन से ऐसे लोग हैं जिनका चरित्र संदिग्ध है। हम जैसे लोगों के पास चलिए उतने सूचना के तंत्र नहीं होते, लेकिन जो लोग मंत्री होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, बड़े हाई लेवल के सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके पास इतनी सारी सूचनाएं आती रहती हैं कि उनको सब पता रहता है किसके क्या क्रेडेंशियल हैं। लेकिन वो घिरते चले गए और अब तो एक और नई खबर बाहर आ गई कि उनकी बेटी भी एप्स्टीन से बहुत बड़ा अनुदान लेने की दोषी हैं और ये बहुत सारे वीडियो चैनल और सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन उसके बाद से हरदीप पुरी फिर दूसरा मीडिया चैनल के सामने नहीं आए और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनकी बेटी के क्या व्यापारिक हित एप्स्टीन से कुछ जुड़े हुए थे, और एप्स्टीन ऐसे ही तो काम मुफ्त में करता नहीं था। बाद में पता चला है, अब तो ये पता चल रहा है कि बहुत सारी सरकारों को गिराने में, बहुत सारी सरकारों को बनाने में, बहुत सारी ऐसी चीजें करने में जिसमें इजराइल का फायदा हो और अमेरिका का फायदा हो, एप्स्टीन का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि था वो अमेरिकन नेशनल, लेकिन बेसिकली वो इजराइल का एजेंट था। और आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से अब ये क्या कारण है, कारण अज्ञात है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री क्यों बहुत ज्यादा इजराइल की तरफ झुक गए हैं, अमेरिका की तरफ झुक गए हैं, जबकि अटल जी के भी जमाने में हमारा देश का हमेशा तवज्जो पैलेस्टीन हुआ करता था। इंदिरा जी की तो यासर अराफत से जो भाई बहन का रिश्ता था वो विश्व विख्यात था, लेकिन कभी भी हमने इजराइल का साथ नहीं दिया और उसी वजह से पूरा अरब वर्ल्ड हमारे साथ रहता था। लेकिन पिछले 11 साल से जिस प्रकार से इजराइल से और अमेरिका से हमारी मित्रता बढ़ रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारा फाइल्स अब खोल रही हैं उसका भी कोई संबंध है। क्योंकि वहां पे जो बड़े बड़े लोग आया करते थे, ब्रिटेन के क्राउन प्रिंस के छोटे भाई, बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पूंजीपति, विश्व के नंबर 1 नंबर 2 तक के स्तर के पूंजीपति, हमारे देश के भी एक पूंजीपति जो राफेल के एसोसिएट बने थे और जिनकी कंपनीज को अब भारतीय बैंक्स ने फ्रॉड कंपनी घोषित कर दिया गया है। रहस्य बहुत गहरे हैं और इनका खुलना राष्ट्रहित में बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन मोदी जी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि यह बात बिल्कुल पक्की हुई है कि ट्रेड डील जैसे हुई और आनंद फानंद में हुई, जबकि भारत सरकार को यह पता था कि ये जो टैरिफ का मसला है ये वहां के सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कभी भी इसका निर्णय आ सकता है। लेकिन जल्दीबाजी की गई। डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि जल्दीबाजी हो और उसने एक मैसेज दे दिया, अपने देशवासियों को मैसेज दे दिया
कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सिद्धांतों पे चल रहा है और उसके लिए उसने भारत के हितों को बलि चढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पे बंदिश लगा दी, लेकिन उनके पास अपनी पावर्स हैं। 15% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया, लेकिन क्योंकि ये बायलेटरल एग्रीमेंट आगे कदम बढ़ा चुका था, जिसमें भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली सारी चीजों पे 0% टैरिफ कर दिया था और यहां तक स्वीकार कर लिया था कि 5 साल में $500 बिलियन का हम आयात करेंगे 0% ड्यूटी पर और $100 बिलियन पर ईयर का आयात करेंगे, तो भारतीय हितों का समझौता हो गया है। तो बात सारी चीजें लोगों को पता चल गई। अब उसको छिपाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीट कराई गई, वहां भी दुर्व्यवस्थाएं पता चल गई। आपको पता ही है कैसे प्रवेश में समस्या हुई, कैसे हॉल खाली कराया गया, लोगों के सामान चोरी हुए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और यह भी बात बड़ी विचित्र है कि जो इंटरनेशनल समिट हो और मीट हो और जहां पे लोग भारत के अंदर जाके अवसरों को तलाशने के लिए और लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, शोपीस करने के लिए आए हुए थे, तो बिना किसी जांच के, बिना किसी जांच प्रक्रिया के किसी को भी कुछ रखने की वहां पे परमिशन थी। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 2.5 लाख रुपए में एक चीनी कुत्ता खरीद के उसको 350 करोड़ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा दिखाकर उसको शोपीस कर दिया, शोकेस कर दिया और उसके बाद जो मिट्टी पलीत हुई वो सबको पता है। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस के युवाओं ने जो किया और जिस प्रकार से उनको क्रिमिनल्स की तरह यूज किया गया, ट्रीट किया गया, और माननीय न्यायालय ने भी, लोअर कोर्ट ने उनको 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जबकि प्रश्न उठा कि जब वो मान लीजिए टी शर्ट उतार रहे थे और मान लीजिए वो ऑब्सैनिटी क्रिएट कर रहे थे या कोई ऐसा काम कर रहे थे जिससे कि वहां हमारे हितों पे वो हुआ, तो उन्हें पुलिस को सौंपा जा सकता था। पुलिस कानूनी कार्रवाई करती, धाराओं के अंतर्गत उनको बुक करती और जो भी दंड का प्रावधान उनको देती। लेकिन वहां पर उन युवाओं को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। तो यूथ कांग्रेस के लोगों ने शर्ट उतारी और वहां कुछ लोगों ने उन्हें पीटा और वो पीटने के दृश्य वीडियो में सामने दिख रहे हैं। जो पीटने वाले हैं, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और वहां अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पर चलना चाहिए था, उन्हें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। और जिन लोगों ने शर्ट उतारी उन पर पूरी कार्रवाई हो रही है और 5 दिन की पुलिस हिरासत में वो आ गए। यहां तक कि यूथ कांग्रेस के जो आज की तारीख में प्रेसिडेंट हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। यहीं बच्चों को केवल अरेस्ट नहीं किया गया, उनके माता पिता को भी अरेस्ट किया गया है। जिसने वो टी शर्ट में प्रिंट किया था उसको भी। तो मैं तो जब इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, एमबीए कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और हमने उसके खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन मैं तो आज जो परिस्थिति और स्थिति देख रहा हूं उससे भी ज्यादा बदतर है। लेकिन जितना भी छिपाने का प्रयास किया गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गलगोटिया अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, सारी चीजें, उसे यूथ कांग्रेस से ढकने का प्रयास हुआ। जब वो भी सफल नहीं हुआ और राहुल गांधी ने भी और कांग्रेस ने भी पूरी तरह से यूथ कांग्रेस के वर्कर्स का पूरा सपोर्ट किया, तो उसको शिफ्ट करने के लिए मोदी जी ने फिर प्रयास किया। और उस प्रयास में लगता है वो बहुत ज्यादा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मेरठ के अंदर एक ही चीज का 3-4 बार वो उद्घाटन कर चुके हैं, फिर उद्घाटन करने गए थे। वहां पे जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के मुख से अच्छी नहीं लगती। उन्होंने नंगे और नंगई शब्द का उपयोग कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के लिए किया। और यह भी देखा गया कि मेरठ में जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी मोदी जी को सुनने के लिए, वहां कुर्सियां खाली पड़ी हुई, तो हार्डली कुछ लोग वहां पे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। अच्छा, इस बीच में योगी जी ने भी एक चाल चल दी मोदी जी को परेशान करने के लिए, क्योंकि अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं योगी जी को परेशान करने की, तो योगी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, एक तरह जब वहां ये नारा लगता था, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, 80-20, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे, वहां पर खुलेआम सनातन धर्म पे इस प्रकार के आघात हो रहे हैं कि उससे सनातन धर्मी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक सनातन धर्म विरोधी पार्टी है।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के अंदर सनातन धर्म को बचाने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने जो संघर्ष किया था, पूरे देश की यात्रा की थी और सारे पीठों की स्थापना की थी, उनके एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को बाकी तीनों शंकराचार्यों ने परंपराओं के अनुसार शंकराचार्य घोषित कर दिया। उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने परंपराओं के अनुसार उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद और जब वो महाकुंभ मेले में गए तभी उन्हें शंकराचार्य का स्थान दिया गया। जब माघ मेले में गए तभी शंकराचार्य का स्थान दिया गया और अचानक उनकी योगी जी से भिड़ंत दिखाई गई और उसके बाद उन्हें स्नान भी नहीं करने दिया। उनके बटुकों की चोटी भी खींची गई, यज्ञोपवीत खींचा गया, फिर वो काशी जाके बैठ गए। फिर उसके बाद माघ मेला खत्म होने के 1-1.5 महीने बाद एक आशुतोष जी महाराज द्वारा 2 बच्चों से ये शिकायत कराई गई कि जब वो माघ मेले में बैठे हुए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उनके साथ पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ शारीरिक शोषण करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास हुआ। पुलिस के पास गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोर्ट में गए और एफआईआर हमारे गुरु, हमारे प्रभु शंकराचार्य महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब गोदी मीडिया उड़ा रहा है कि पुलिस पहुंच गई, पुलिस तैयार है, क्योंकि पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं कि पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा भरपूर जाल बिछा दिया है कि किसी भी तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव है, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर एक केंद्र बिंदु है जहां हिंदुत्व की राजनीति होती है। वहां पे अगर इस प्रकार की घटना हो जाए कि एक आशुतोष पांडे, जो कि वास्तविकता में आशुतोष पांडे नहीं है और उसके खिलाफ 25-26 मुकदमे हैं, लगे हुए हैं, हिस्ट्री शीटर है और बड़े गंभीर मुकदमे लगे हुए हैं, वो उन 2 बच्चों से शिकायत कराता है। 2 बच्चे जो शंकराचार्य के संपर्क में कभी आए नहीं, बिना संपर्क में आए कैसे उनका शारीरिक शोषण हो गया। अच्छा, जब अगर उनका शारीरिक शोषण हुआ था और 1 महीने पहले पता चल गया था तो तुरंत उन्हें पुलिस के सामने ले जाना था, उनका मेडिकल जांच होनी चाहिए थी। लेकिन 1 महीने के बाद मेडिकल जांच कैसे होगी, कैसे पता चलेगा? लेकिन एक हिस्ट्री शीटर से शिकायत करा के, और हिस्ट्री शीटर जो है वो एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का शिष्य है और उस गुरु के आशुतोष महाराज के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं और ऐसे लोग भी शंकराचार्य की शरण में आ रहे हैं जिन्हों आशुतोष महाराज से सताए हुए हैं। तो पूरा हिंदुत्व का और सनातन धर्म का मामला योगी आदित्यनाथ ने और शाह ने आपस के युद्ध में उलझा दिया है कि कौन किसको पहले निपटाता है। क्योंकि आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े अनुयायियों की संख्या है जो शंकराचार्य की साथ खड़े, और ये सारे वो लोग हैं जो कि बीजेपी के वोटर्स हैं। फिर यूजीसी बिल में जिस प्रकार से जेएनयू के अंदर हो रहा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जिस प्रकार का स्टेटमेंट दे रही हैं और जिस प्रकार सारी घटनाएं घट रही हैं, तो मेरे ख्याल से शीत युद्ध अब इस स्तर तक पहुंच गया है। योगी जी मोदी जी की नीचे से चटाई खींचते हैं या मोदी जी योगी जी से नीचे चटाई खींचते हैं। और ये बात मेरठ के अंदर जो उद्घोषण हुआ और जो अभिभाषण हुआ मोदी जी का, उससे लगता है मोदी जी ने जो ये भी कहा कि उन्हें टीएमसी अच्छी लगती है, एसपी अच्छी लगती है, आरजेडी अच्छी लगती है केवल कांग्रेस के विरोध में, इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि उन्हें असली खतरा कांग्रेस से है और राहुल गांधी से है। और राहुल गांधी आज के तारीख में सारे पैसे खर्च करने के बावजूद विपक्षियों द्वारा और धन विहीन होने के बावजूद जिस प्रकार से देश के अंदर जनमानस के दिल पे स्थान बना रहे हैं, उससे लगता है कि मोदी जी की समस्याएं कुछ बढ़ी हुई हैं और वो घबरा गए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।